भारत में आरक्षण की अवधारणा सदियों पुराने जाति मूलक सामाजिक ढांचे से जुड़ी है। जाति चातुर्वर्णीय व्यवस्था से जुड़ी है जो आक्रांता आर्यों ने मूल निवासियों पर गुलामी कायम करने के लिए बनाई थी। आप जानते होंगे कि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों के लिए शिक्षा एवं शासन में 100%, क्षत्रियों के लिए सेना में 100% और वैश्यों के लिए व्यापार में 100% आरक्षण था और अधिकार वंचित बहुसंख्यक शूद्र गुलामी में रहने को मजबूर थे। ब्राह्मणों ने शूद्रों को जन्म और व्यवसाय के आधार पर ऊंच नीच के 6743 जाति खंडों में बांट समाज में आंतरिक और दिमागी गुलामी की व्यवस्था कायम की। इतिहास साक्षी है। युग प्रवर्तक गौतम बुद्ध ने ब्राह्मणों की विषमतावादी वर्ण और जाति आधारित आरक्षण को तार्किक चुनौती देकर खारिज करके समता, बंधुत्व, स्वतंत्रता और न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था स्थापित की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति में लिखा है कि भारत का इतिहास मुख्यतः बौद्ध क्रांति और ब्राह्मण प्रतिक्रांति का इतिहास है, जो बताता है कि भारत पर मुगल शासन पूर्व बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच लंबा संघर्ष चला था। बौद्ध क्रांति से ब्राह्मणी व्यवस्था ध्वस्त होने के बाद जातीय भेदभाव, ऊंच नीच और छुआछूत का प्रपंच मिट गया। सत्ता, संपत्ति और शिक्षा के द्वार भेदभाव बिना सबके लिए समान रूप से खुल गए। लोगों में समता, एकता और भाईचारा बढ़ गया। समुद्र यात्रा सबको खुलने से बौद्ध धर्म और व्यापार जावा, सुमात्रा, बर्मा, थाईलैंड, चीन, जापान, अफगानिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों में फैल गया। विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 35% हो गई। चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म अपनाकर अपने विशाल साम्राज्य में लोगों को बंधुत्व सूत्र में बांधा। उन्होंने बौद्ध धर्म प्रचार हेतु हजारों बौद्ध स्तूप बनवाए, शिलालेख लिखवाए, नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय बनवाए। संसार में अशोक पहला सम्राट है जिसने विश्व बंधुत्व का साम्राज्य स्थापित किया। समतावादी बौद्ध क्रांति से भारत बौद्धमय हो गया तथा परजीवी ब्राह्मणों में दरिद्रता और भुखमरी बढ़ गई। ब्राह्मण प्रतिक्रांति। परजीवी ब्राह्मणों ने अपनी जीविका और वर्चस्व पुनर्स्थापना के लिए एक षड्यंत्रकारी प्रतिक्रांति की, जिसमें पुष्यमित्र शुंग नामक ब्राह्मण सेनापति ने मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके स्वयं शासक बन गया। उसने बौद्ध धर्म का विनाश करके ब्राह्मण धर्म को पुनर्स्थापित करने का लक्ष्य बनाया। बौद्ध धर्म का दुष्प्रचार किया, बौद्ध साहित्य ग्रंथों को जलाया, नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों, बौद्ध स्तूपों, विहारों, मठों को बर्बाद किया। बौद्ध भिक्षुओं एवं अनुयायियों के कत्लेआम से भय का वातावरण बनाया, जिससे कुछ भिक्षु देश छोड़ने को मजबूर हुए। बौद्ध स्तूपों को मंदिरों में बदल दिया। बौद्ध प्रतिमाओं से छेड़छाड़ करके काल्पनिक हिंदू देवी देवता बनाए। मूर्ति पूजा, हवन, यज्ञ, नरबलि, पशुबलि और दान दक्षिणा को बढ़ावा दिया। ब्राह्मणों ने स्वलिखित कपोल कल्पित मनुस्मृति को ईश्वरीय ग्रंथ बताकर अपने लिए शिक्षा, पूजा पाठ, सामाजिक कर्मकांड, शासन और न्याय के 100% अधिकार सुनिश्चित किए। जाति को धर्म से जोड़कर भय, अंधविश्वास, खानपान, पवित्र, अपवित्र, छूत-अछूत, ऊंच नीच, पूजा पाठ, जन्म मृत्यु, विवाह कर्मकांडों के मकजाल वाले शोषक मापदंड समाज पर थोपे और जाति को अपनी आजीविका का साधन बनाया। ब्राह्मणों ने बिना किसी प्रमाणिक योग्यता के मंदिरों में पुजारी एवं प्रबंधक पद परंपरागत रूप से अपने लिए सुरक्षित किए। इन्होंने ईश्वर और इंसान के बीच में दलाल, स्वर्ग, नर्क, भूत, भविष्य, लाभ हानि प्रवक्ता, कथावाचक एवं संकट मोचक पद भी अपने लिए सुरक्षित किए। ऐसी व्यवस्था से लाभान्वित परजीवी ब्राह्मणों ने जाति को बनाए रखने के लिए इसे पूर्व जन्म कर्मों से जोड़ दिया। संविधान में आरक्षण के प्रावधान। आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने संविधान में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछेपन के आधार पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों को देश की प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के मकसद से आरक्षण के निम्नलिखित प्रावधान किए हैं। अनुच्छेद 15(4)। इस अनुच्छेद के तहत राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष उपाय कर सकता है। अनुच्छेद 16(4). इसके तहत राज्य किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में, जिसका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियां या पदों में आरक्षण कर सकता है। अनुच्छेद 16(4)(a). इसके तहत राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में राज्य के अधीन सेवाओं में पदों पर प्रोन्नति में आरक्षण के लिए प्रावधान कर सकता है। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों को 15%,
अनुसूचित जनजातियों को 7.5% और अन्य पिछड़ी जातियों को क्रीमी लेयर की शर्त के साथ 27% आरक्षण दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले जनवरी 2019 में संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक आधार पर इनको सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण दे दिया, जबकि इनका राज्य सेवाओं में आबादी अनुपात से कई गुना अधिक प्रतिनिधित्व है। हालांकि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आपत्ति नहीं जताई है। जबकि 1992 में कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को 50% के दायरे में रखने के लिए 27% पर सीमित करते हुए क्रीमी लेयर की शर्त लगा दी थी। अब कुल आरक्षण 59.5% हो गया है। बहुजनों सावधान हो जाओ। ब्राह्मणवादी भाजपा सरकार ने बड़ी चालाकी से आरएसएस समर्थक कई सवर्णों को बिना आईएएस परीक्षा पास किए जॉइंट सेक्रेटरी के अहम पदों पर नियुक्ति करके नौकरशाही के भगवाकरण की शुरुआत कर दी है। संविधान में आरक्षण की कोई सीमा नहीं है। विभिन्न राज्यों में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण की मात्रा अलग है। तमिलनाडु में कुल मिलाकर 69% आरक्षण है, जो संसद ने 76वें संविधान संशोधन से 9वीं अनुसूची की 257A एंट्री में शामिल कर दिया है। आरक्षण का उद्देश्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में विचार विमर्श के दौरान कहा था कि आरक्षण का उद्देश्य कुछ जातियों और वर्गों के साथ सदियों पुराने भेदभाव और अन्याय से उत्पन्न व्यापक असमानताओं को दूर करना तथा इनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करके देश की एकता और अखंडता को मजबूत करना है। समाज के सभी वर्गों में बुनियादी समानता आ जाने पर आरक्षण की आवश्यकता नहीं रहेगी। संविधान सभा भाषण 1948, खंड 7, पृष्ठ 701 और 702। मनुवादियों द्वारा आरक्षण की आलोचना। मनुवादियों द्वारा आरक्षण की आरएसएस नियंत्रित प्रचार माध्यमों द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और मानसिक दुर्गंध फैलाने के लिए देश में ये धारणा बना दी है कि दलित, आदिवासी एवं अन्य पिछड़ी जातियां आरक्षणवादी हैं। ये दूषित धारणा ने की सोची समझी साजिश है। यह आलोचना केवल भ्रामक दुष्प्रचार है और तथ्यात्मक दृष्टि से निराधार है। ऐसे दुष्प्रचार से तथाकथित ऊंची जाति के लोगों द्वारा अपने बच्चों में जातीय ऊंच नीच के संस्कार डालकर उनके मन में एससी, एसटी, ओबीसी के प्रति नफरत भर दी जाती है। यह आरक्षित कोटे से भर्ती वालों में मनोवैज्ञानिक रूप से हीन भावना पैदा करने के लिए भी किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए, आरक्षित भर्तियां संविधान के अनुच्छेद 335 के तहत निर्धारित प्रशासनिक दक्षता शर्त को ध्यान में रखकर की जाती है। अभी तक आरक्षित कोटे में एससी, एसटी, ओबीसी क्रमशः 7, 3 और 11% के करीब हैं। आरक्षण कोटा भर्ती पूरी करने के लिए सख्त कानून बनाकर 9वीं अनुसूची में डाला जाए। मेरिटोक्रेसी का राग अलापने वाले मनुवादियों को याद दिलाना है कि अगर अच्छी शिक्षा अवसर मिले तो एससी, एसटी में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक दमन से संघर्ष करते हुए विश्व में उच्चकोटि के माने हुए विद्वान होने के साथ शिक्षा की सबसे ऊंची डीएससी यानी डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त करने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। वे महान अर्थशास्त्री, कानून विशेषज्ञ, समाज सुधारक, संविधान रचेता, लेखक, संपादक, दार्शनिक और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे। इसी तरह जयपाल सिंह मुंडा एक मेधावी छात्र होने के साथ असाधारण खिलाड़ी, शिक्षाविद, लेखक, पत्रकार और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने 1927 में आईसीएस पास की और 1928 में उनकी कप्तानी में हॉकी टीम ने एम्स्टर्डम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर मिसाल कायम की। अंबेडकर और जयपाल सिंह के मुकाबले में कोई सवर्ण नहीं है। अगर सबको समान शिक्षा और लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित कर दिया जाए तो शायद आरक्षण की लंबे समय तक जरूरत नहीं रहेगी। आरक्षित श्रेणी के कुछ लोगों ने आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जैसी सेवाओं में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से भी ऊंचे स्थान प्राप्त किए हैं। पिछले वर्षों में 2 दलितों ने संघीय लोक सेवा आयोग की आईएएस परीक्षा में टॉप करके इतिहास रच दिया है। अब इनकी योग्यता पर समाज में कटुता पैदा नहीं करनी चाहिए। सच्चाई यह है कि असलियत में ब्राह्मण ही जन्म जाति आधारित आरक्षण के जनक और सबसे ज्यादा लाभार्थी हैं। आप देख सकते हैं कि न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, मीडिया, उद्योग, व्यापार, सरकारी सेवाओं, शिक्षण संस्थानों और मंदिरों पर सवर्णों का वर्चस्व है, जिसमें से न्यायपालिका और मंदिरों के बारे में संक्षिप्त विवेचन निम्नांकित है। जातिवादी न्यायपालिका। संवैधानिक लोकतंत्र के बावजूद देश की सुप्रीम कोर्ट में चंद सवर्ण जातियों के जजों का कब्जा है। इसमें जजों का चयन एक कोलेजियम करता है जो गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई आदिवासी जज नहीं बनाया है, जबकि ये सबसे ज्यादा असुरक्षित और प्रताड़ित है।
न्यायपालिका में फैले जातिवाद के बारे में जस्टिस रंगनाथ पांडेय, इलाहाबाद हाई कोर्ट जज द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 1 जुलाई 2019 को लिखे पत्र में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्तियों पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि न्यायपालिका दुर्भाग्यवश वंशवाद और जातिवाद से ग्रसित है। परिवार के जजों से संबंध होना ही अगला जज बनना सुनिश्चित करता है। उन्होंने मोदी जी से गुजारिश की है कि न्यायपालिका को वंशवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलाने की दिशा में सख्त कदम उठाए जाएं। जातिवादी मंदिर पुजारी। मंदिरों तथा इनकी अपार संपत्ति पर ब्राह्मण, पंडा, पुरोहितों का सदियों से आरक्षण है। इसको तोड़ने हेतु 19वीं और 20वीं सदी में ज्योतिबा फुले, शाहूजी महाराज और रामास्वामी पेरियार ने ऐतिहासिक प्रयास किए। शाहूजी ने 1917 में मंदिरों पर ब्राह्मणों की जगह गैर ब्राह्मण पुजारी नियुक्त किए और राज्य के समस्त देवस्थानों की आय और संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण कायम किया। रामास्वामी पेरियार ने तमिलनाडु में ब्राह्मण वर्चस्व विरोधी अभियान चलाया, जिसे डीएमके पार्टी तथा एमके स्टालिन मुख्यमंत्री ने आगे बढ़ाया है। स्टालिन ने तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोमेंट डिपार्टमेंट के अधीन आने वाले 36,000 मंदिरों में शैव अर्चक यानी पूजापाठ कोर्स में प्रशिक्षित तथा परीक्षा में पास गैर ब्राह्मणों को नियुक्त करने तथा इन मंदिरों की आय एवं संपत्ति को राज्य के अधीन करने के आदेश जारी किए हैं। इससे लाखों युवाओं को नौकरी मिलने के साथ मंदिरों की खाली जमीन पर स्कूल, कॉलेज तथा अस्पताल खोले जाएंगे। दक्षिण के दूसरे राज्य केरल में भी पहली बार कोचीन देवस्वम बोर्ड ने 54 गैर ब्राह्मणों को मंदिर पुजारी नियुक्त किया है, जिनमें से 7 दलित समुदाय से हैं। बोर्ड ने इन पुजारियों को नियुक्त करने के लिए एक परीक्षा और इंटरव्यू का आयोजन कराया है। देश के प्रगतिशील बुद्धिजीवियों तथा नौजवानों ने इस सराहनीय प्रयास को देश के अन्य राज्यों में लागू करने की अपेक्षा की है। ब्राह्मणवादियों को अब ये समझना होगा कि जब वे दलित और ओबीसी को हिंदू मानते हैं तो उनके पुजारी नियुक्त होने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण तंत्र भारत के लोकतंत्र पर हावी। बाबा साहब ने कहा था कि ब्राह्मण तंत्र और लोकतंत्र एक साथ नहीं चल सकेंगे। लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि ब्राह्मण तंत्र भारत के लोकतंत्र पर हावी हो गया है। भाजपा सरकार ने 2018 में संविधान संशोधन करके आर्थिक आधार पर सवर्णों को भी 10% आरक्षण देकर संविधान के मूल ढांचे पर कुठाराघात किया है। आरक्षण आलोचक ब्राह्मणवादियों को समझना होगा कि कमजोर वर्ग के बच्चे जिस तरह के उपेक्षापूर्ण माहौल में रहकर जर्ज सरकारी शिक्षा संस्थानों में घटिया शिक्षा पाते हैं, वह किसी को भी खोखला करने के लिए काफी है। इनकी तुलना उन भाग्यशाली बच्चों से करना न्यायोचित नहीं होगा जो सुख सुविधापूर्ण पारिवारिक माहौल में रहकर महंगे अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा पाकर अच्छी नौकरी पाते हैं। आरक्षण विरोधियों को जाति जहर के विषमतावादी दुष्परिणामों को समझना होगा। विविधता भरे भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य में संविधान ने समतावादी सामाजिक न्याय की मौन क्रांति का सूत्रपात कर दिया है, जिसमें देश के शासन में सभी वर्गों की साझेदारी जरूरी है। लेकिन दुख की बात है कि ब्राह्मणवादी कुलीन शासक वर्ग की भेदभाव भरी घटिया मानसिकता के चलते आरक्षण के बावजूद सरकार के नीति निर्धारण और निर्णय करने वाले उच्च पदों तथा न्यायपालिका में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों की साझेदारी नहीं है। देश में जहां जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा सत्ता भागीदारी से वंचित हो, वहां सामाजिक, आर्थिक न्याय और सुशासन के दावे केवल जुमले ही बनकर रह गए हैं। विकास का पैसा सत्ता दलालों और दबंगों की जेब में चला जाता है। अंधेरगर्दी के विरोध में आवाज उठाने वालों को आतंकवादी, नक्सलवादी बताकर मारा जाता है। बहुजनों सावधान, अब वो दिन दूर नहीं जब ब्राह्मणवादी कुलीन तंत्र देश के लोकतंत्र और संविधान को विफल करके मनुस्मृति संचालित तथाकथित हिंदू राष्ट्र इस विशाल देश को अंधेरे युग में झोंक देगा।